हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, हम अपनी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, और अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप उस लेक्चर को पहले देखिए, तभी आपको ये थोड़ा सा आगे समझ आएगा लेक्चर। तो उस लेक्चर का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, और आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। और मोर ओवर, लॉ ऑफ टॉट्स के ऊपर भी पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बन चुकी है। उसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर प्रॉपरली चेक कर सकते हैं पूरी सीरीज़ को। और आई होप आपको आज की वीडियो भी बहुत आगे पसंद आएगी, और पसंद आए तो व्हाट यू हैव टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो एनी हाउ, लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ। तो हमने लास्ट में पढ़ा, लास्ट लेक्चर में, कि एक कॉन्ट्रैक्ट 3 तरीक़ों से बनता है, दैट इज़ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रॉमिसरी एस्टॉपल से, जिसमें से सेकंड और थर्ड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वाला थोड़ा सा डिटेल में था, जो कि हम अब पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए मुझे अभी ये वाला लेक्चर बनाना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से कैसे बनता है। तो देखिए, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 2 सबसेक्शन ई जो है, डिफाइन करता है एग्रीमेंट को। कैसे डिफाइन करता है कि हर प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस जिसमें कंसिडरेशन है एक दूसरे के लिए, उसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, तो जैसे मैं अगर बोल दूं कि ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें ये वॉच दूंगा, तो ए की वॉच बी के पास जा रही है, और बी कह रहा है कि मैं वॉच के बदले में तुम्हें 1000 रुपीज़ दूंगा। तो ये क्या है? यहाँ पर ए ने बी को वॉच देने का प्रॉमिस किया, और बी ने ए को उसके बदले में 1000 रुपीज़ देने का प्रॉमिस किया। तो दोनों ही पार्टीज़ में प्रॉमिसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ एक दूसरे को प्रॉमिस तो कर रही हैं, साथ ही साथ कंसिडरेशन भी दे रही हैं। कंसिडरेशन दे रही है मतलब कि ए की कंसिडरेशन क्या है, जो उसे मिल रहा है 1000, और बी की कंसिडरेशन क्या है, जो उसे मिल रही है वॉच। ठीक है, तो दोनों को प्रॉमिस तो है। प्रॉमिस कौन से हैं? एक दूसरे को कंसिडरेशन दे रहे हैं। तो ये क्या है? एक ए और बी के बीच में एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कैसे बना? आई होप आपको समझ आया कि जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं कंसिडरेशन के लिए, तो क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, दोनों ही पार्टीज में प्रॉमिस होता है, दोनों ही तरफ से प्रॉमिस बनता है। ठीक है, और एक चीज़ प्रॉमिस कब बनती है? प्रॉमिस कब बनती है, ये चीज़ मैं आपको पहले पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। कैसे बता चुकी हूँ? अच्छा, छोटा सा बता देती हूँ यहाँ पर कि कैसे बनती है कोई प्रॉमिस। कि अगर मैंने आपको कोई ऑफ़र दिया हो कि क्या आप मेरे से ये वॉच लेंगे, अगर मैंने आपको कोई ऑफ़र दिया है कि क्या आप मेरे से ये वॉच लेंगे, और जैसे ही आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हो, असेंट देते हो, अपनी असेंट यानी कि हामी भरते हो, या अपना इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो साथ ही वो ऑफ़र सीधे क्या बन जाता है? प्रॉमिस। तो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है एग्रीमेंट के थ्रू, कि पहले तो ऑफ़र आता है कि क्या आप ये लेंगे, और जब वो ऑफ़र एक्सेप्ट होता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। और जब दोनों ही पार्टीज़ की तरफ से प्रॉमिस आता है कंसिडरेशन के लिए कि हाँ, उसके बदले में मैं तुम्हें इतने पैसे दूँ या व्हाटएवर, तो वो प्रॉमिस क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। तो मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर का भी बता रही हूँ इसमें साथ साथ, कि वो प्रॉमिस क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और फिर देखना ये है कि क्या वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है या नहीं है। यदि वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। और यदि वो नहीं बनता तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनता, वो एक एग्रीमेंट तक ही रह जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में। कैसे डिफाइन किया गया है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ।
तो क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया गया है। बेसिकली इन्हीं दो वर्ड्स को यूज़ करके एक प्रॉपर एक डेफिनेशन के रूप में इसे बनाया गया है। सो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना वो तो आप इसकी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको वॉच की दी है ऊपर अभी अभी ये वाली, ठीक है। तो ऐसे ही आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, कंप्यूटर की दे दीजिए। ऐसे ही दो पार्टीज़ में मतलब बेसिकली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, और आपको मैंने ऐसी एग्जांपल पिछले लेक्चर में भी दी थी। पिछला लेक्चर भी आप ज़रूर जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब दो टर्म्स हैं। अब आपको अभी अभी मैंने बताया कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे बना, एक एग्रीमेंट से बना, ठीक है। तो बहुत बार ना इन दोनों वर्ड्स में बहुत बार कंफ्यूजन सी रहती है। क्या कंफ्यूजन सी रहती है कि लोग एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट समझ बैठते हैं। अब देखिए ना, इन दोनों में फ़र्क क्या है। बेसिकली हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, जबकि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ज़रूर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दी कि अगर एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर उसमें एनफोर्सेबिलिटी नहीं है तो वो एग्रीमेंट ही है बस, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक जी। सो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, वो चीज़ कैसे डिसाइड होती है, उसकी एनफोर्सेबिलिटी से। सो हम ये कह सकते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। बात मानते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है वो एग्रीमेंट से ही बना है, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स जो हैं, बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट द कॉन्ट्रैक्ट्स। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है यार, ठीक है। अगर एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी हो तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और कुछ एग्रीमेंट्स में इन्फोर्सिबिलिटी होती है, कुछ में नहीं होती। जिनमें होती है वही कॉन्ट्रैक्ट है, जिनमें नहीं है उसमें नहीं, वो नहीं है। छोटी सी यही बात है, ठीक है। सो फर्क सिर्फ इतना ही है कि जिस एग्रीमेंट में एनफोर्सिबिलिटी है वही कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना ही एग्रीमेंट से। अच्छा, अब मैं बार बार बोल रही हूँ एनफोर्सिएबिलिटी होनी चाहिए, तभी कोई भी एग्रीमेंट बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज वो एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट ही रह जाता है। सो व्हाट इज दिस एनफोर्सिबिलिटी? एनफोर्सिबिलिटी कैसे है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी एग्रीमेंट में, कैसे पता लगेगा? इसके एग्जाम्पल देखिए। एन एग्रीमेंट टू सेल अ रेडियो। एक रेडियो को बेचने का एक एग्रीमेंट बनाया गया है, तो ये तो हो सकता है एनफोर्सिएबल, यस। लेकिन तुम मेरा ये काम करो, उसके बदले में मैं तुम्हें मूवी दिखाऊंगा, ये एग्रीमेंट जो है ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है, ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। सो लॉ इन्फोर्स किसी चीज़ को कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहां से पता लगता है, ठीक है। कि कोई जायज़ सी चीज़ होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ को जो कंसिडरेशन में मिल रही है, ठीक है। तो अगर कोई जायज़ सी कंसिडरेशन दोनों पार्टीज़ को मिल रही है, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट एग्रीमेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर उसमें ऐसी चीज़ नहीं मिल रही, सो दैट एग्रीमेंट इज़ ओनली एग्रीमेंट, दैट इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो, और ये एग्रीमेंट वॉइड या फिर वॉइडेबल एग्रीमेंट भी बन सकता है, और यही एग्रीमेंट एक इलीगल एग्रीमेंट भी बन सकता है। अब वो कैसे? देखिए, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, पहले तो उसके बारे में बात करते हैं।
अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी बन सकता है जब उसमें एनफोर्सेबिलिटी होगी, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो भी उसके इसेंशियल्स हैं वो सेक्शन 10 में दिए गए हैं हमारे, कि कोई भी एग्रीमेंट को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो उसमें वो इसेंशियल्स होने चाहिए। अगर उसमें वो इसेंशियल्स हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, और अगर उसमें वो इसेंशियल्स नहीं हैं तो वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब बात करते हैं कि सेक्शन 10 वो कौन से इसेंशियल्स के बारे में बात करता है जो कि एक एग्रीमेंट में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि सेक्शन 10 में ऐसे कौन से इसेंशियल्स हैं। तो पहला है इसेंशियल कि दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा इसेंशियल है कि वो जो दोनों पार्टीज़ जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो एक दूसरे के कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए का मतलब कोई एक दूसरे के लेवल की भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई काफ़ी एडल्ट पर्सन है और दूसरा 4 साल का बच्चा है। अब 4 साल के बच्चे को आप बोलोगे कि हाँ तुमने वॉच लेनी है, तुम मुझे 40,000 दोगे, उसे क्या पता कि क्या 40,000 है और क्या। वो कह देगा हाँ जी ठीक है, आप मुझे वॉच तो दीजिए, मैं आपको 40,000 दूंगा, और उसके बाद में आप उस 4 साल के बच्चे के ऊपर केस कर रहे हैं कि इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल गाइज। तो क्या होना चाहिए, दोनों पार्टीज एक दूसरे के लेवल की भी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा पर्सन बिल्कुल ही माइनर एज का है या फिर कोई इंसेन है, मतलब उसका दिमाग इतना काम नहीं करता है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए वो पार्टी। ठीक है, तीसरी बात है कि लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे उस इंसान को मार के दो, मैं तुम्हें उसके बदले में इतने रुपए दूंगा, 1 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, तो ये लॉफुल नहीं है, ये कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। ठीक है, सो कंसिडरेशन जो है दोनों पार्टीज में वो लॉफुल होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का, वो भी लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए कैसे, कि किसी को भी मतलब मारना नहीं है, वायलेंस नहीं है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। ठीक है, पांचवा ये कि दोनों पार्टीज का कॉन्सेंट जो है उस एग्रीमेंट में वो फ्री होना चाहिए, उनकी अपनी मर्जी का होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती करके उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। ठीक है, सो दोनों ही पार्टीज का कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। और सिक्स्थ पॉइंट ये कि वो एग्रीमेंट जो कि आप चाह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट में बन जाए वो एक वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। बिकॉज कुछ वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि हमारे इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उन एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट ही माना गया है कि तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो कि वो रहेंगे ही वॉइड एग्रीमेंट, वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में के रूप में नहीं बदले जा सकते। तो वो जो एग्रीमेंट जिसे आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बदलने जा रहे हो वो कोई भी ऐसा वॉइड एग्रीमेंट ना हो। तो ये जो 6 इसेंशियल्स हैं ये हमें दिए गए हैं सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बीच में, जो कि होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप एक एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के में बदलना चाहते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है जी, और अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, एंड या गाइस कीप सपोर्टिंग मी एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।